वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका क्वेश्चन नंबर 1, राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत के उदारवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। बी ऑनर्स अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल, सेमेस्टर फर्स्ट। आइए इसका आंसर शुरू करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसा पदवंत है जिसे राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचार, राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक परीक्षण, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांत आदि के प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक दर्शन को तो आज भी समार्थी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ये दोनों शब्द एक जैसे नहीं है। दर्शन एक बुद्धि का ज्ञान है, प्लेटो और अस्तु राजनीतिक दार्शनिक इसी कारण है कि इन्होंने सत्य की खोज की है। राजनीतिक दर्शन का एक मार्ग दर्शन संसार का प्रत्येक वस्तु की व्याख्या करना एक प्रयास करता है। इसी संदर्भ में दर्शन न केवल है का परीक्षण करता है, बल्कि यह भी देखता है कि वस्तु को होना चाहिए, जिसमें वैज्ञानिक परीक्षणों के साथ साथ कल्पना लोक की बातें भी शामिल होती हैं। हैलोवेल का कहना है कि दर्शन अर्थ की तलाश है। ये हमारे ज्ञान को कुछ विवेकशील व समर्थक प्रतिमानों में संलिष्ट करने का प्रयास करता है। दर्शन का वास्तव उद्देश्य हमारे ज्ञान को बढ़ाना ही नहीं, बल्कि उसे और अधिक गहन करना भी है। जब दर्शन को राजनीतिक घटना पर लागू किया जाता है तो यह राजनीतिक दर्शन बन जाता है। हैलोवेल का कहना है, राजनीतिक दर्शन का एक प्रमुख कार्य ये है कि मानव के विश्वासों को आत्मा सत्ता में लाए और तर्क एवं बुद्धि के आधार पर उनकी समीक्षा करे। राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक सिद्धांत में मुख्य अंतर यही है कि दार्शनिक सिद्धांत शास्त्रीय हो सकता है, जैसे प्लेटो व अस्तु थे, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सिद्धांत शास्त्री दार्शनिक भी हो। हेरोल्ड लासवेल और चार्ल्स मरियम सिद्धांत शास्त्री तो है, लेकिन वह हॉक्स व लॉक जैसे महान दार्शनिक नहीं है। राजनीतिक दर्शन का राजनीतिक संस्थाओं के सत्य साथ उतना निकट का संबंध नहीं है जितना उन विचारों और महत्वाकांक्षाओं के साथ तो उन संस्थाओं में निहित है। यह अंतर्निहित प्रेरणाओं, विश्वासों और महत्वाकांक्षाओं की खोज करने की आड़ में राजनीतिक घटनाओं और संस्थाओं की सतह के भीतर देखने का प्रयास करता है। पूर्ण उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राजनीतिक दर्शन का मुख्य सरोकार इस समस्या से है कि उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए किस तरह का राजनीतिक संगठन उपयुक्त होगा। तब जीवन क्या है, ये नैतिक चिंतन का विषय है। राजनीतिक सिद्धांत अनुभवनात्मक ज्ञान पर आधारित होने के कारण उत्तम जीवन को परिभाषित करने के काफ़ी निकट पहुंचकर भी उसे दूर ही रहता है। परंतु राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत उत्तम जीवन की बहुत सी मान्यताओं को परखने की सहायता आवश्यक मिल जाती है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक जीवन की विभिन्न अभिव्यक्तियों के अध्ययन के लिए उपयुक्त पद्धतियों का चयन और प्रयोग भी किया जाता है। सार रूप में कहा जाता है कि राजनीतिक दर्शन का सरोकार तथ्यों, आदर्शों, मानकों और मूल्यों से है। राजनीतिक सिद्धांत को कुछ विद्वानों ने निम्न ढंग से परिभाषित किया है। कोकर के अनुसार, जब राजनीतिक शासन उसके रूप में उसकी गतिविधि का अध्ययन एक तुलना तत्व मात्र के रूप में ना करके, बल्कि लोगों की आवश्यकता, इच्छाओं एवं उनके मतों के संदर्भ में घटनाओं का समझाने में उनका मूल्य आंकने के लिए किया जाता है, तब हम इसे राजनीतिक सिद्धांत का नाम देते हैं। जर्मनों के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत मानवीय सामाजिक अस्तित्व की उचित व्यवस्था के सिद्धांतों का आलोचनात्मक अध्ययन है। एडियो हैकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत के तथ्य और मूल्य दोनों सामायिक हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री एक वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों की भूमिका निभाता है। डेविड
हार्ट्स के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना बना है जिसमें शासन, राज्य और समाज की प्रकृति व लक्ष्यों और मनुष्यों की राजनीतिक समस्याओं का विवरण शामिल है। जॉर्ज सेबाइन के अनुसार व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत और अभिप्राय उन सभी बातों से है जो राजनीति से संबंधित है और सक्रिय अर्थ में राजनीतिक समस्याओं की विभिन्न छानबीन से सरोकार रखता है। जॉर्ज प्लेटेंस के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत सरकार के कार्यों की व्याख्या के साथ साथ सरकार के उद्देश्यों का भी व्यवस्थित चिंतन है। राजनीतिक सिद्धांत में सिद्धांत के लिए अंग्रेजी शब्द थ्योरी की उत्पत्ति यूनानी शब्द थ्योरिया से हुई है। इसका अर्थ है समझाने का विस्तृत दृष्टिकोण। यह वही समझ है जिससे किसी घटनाक्रम को तकनीकी विवेचन द्वारा स्पष्ट किया जाए, अर्थात किसी अवधारणा की व्याख्या कर उसे सामान्यीकरण की ओर अग्रसर करना। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत का अभिप्राय राजनीतिक और उससे संबंधित समस्याओं का विभिन्न तथ्यों के आधार पर व्याख्या प्रस्तुत करने से है। परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीतिक शास्त्र को 4 अर्थों में परिभाषित किया जाता है: राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में, राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। राज्य के अध्ययन के रूप में वलस्ट सली के शब्दों में राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसका संबंध राज्य से है। जॉर्जी की आधारभूत स्थितियों, उसके प्राकृतिक तथा विधित स्वरूपों एवं विकास को समझने का प्रयत्न करता है। गैरिस के शब्दों में राजनीतिक शास्त्र राज्य को एक शक्ति शास्त्र के रूप में मानता है जो राज्य के समस्त संबंधों, उसकी उत्पत्ति, उसके स्थान, उसके उद्देश्य, उसके नैतिक महत्व, उसकी आर्थिक समस्याओं, उनके वित्तीय पहलू आदि का विवेचन करता है। गैटल के शब्दों में राजनीतिक शास्त्र राज्य के भूत, भविष्य और वह वर्तमान का राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्यों का राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करता है। गवर्नर के अनुसार राजनीतिक शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत पर दर्शन का प्रभाव देखा जाता है। पश्चिमी जगत के द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्ण तक जिन मान्यताओं एवं अवधारणाओं का समूह प्रचलित रहा है उसे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत दिया शास्त्रीय यथावाद राजनीति की संज्ञा दी जाती है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत दिया शास्त्रीय यथावाद राजनीति की संज्ञा दी जाती है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के विकास में अनेक राजनीतिक चिंतकों का योगदान रहा, जैसे प्योटो, सैर थॉमस, एडविन्स हॉक, लॉक, रूसो, मैक्टेरियोको, काट आदि। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत दर्शन शास्त्र से प्रभावित है, वस्तु राजू शास्त्रीय नहीं। राजनीतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र के सहयोग से ज्ञान की राजनीतिक दर्शन शाखा का निर्माण किया और उसके आधार पर राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक परिपूर्णता को विश्लेषण की संपूर्ण इकाई मानता है। परंपरागत राजनीतिक में राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। कलकत्ता में राजनीतिक के प्रमुख अध्ययन पद्धतियाँ हैं: ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शनात्मक, वर्णनात्मक, परिभाषात्मक। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में तथ्यों एवं विज्ञान का बोलबाला है। इसका विकास दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास में रो बर्डहाल, चार्ल्स मेरियम
कैथेनिक, क्लासवेयर, पिनअप, डेजिड, इंस्टन आदि विद्वानों ने भूमिका अदा की है। अनुभव के उपगम, व्यवहारवादी के उपगम, उत्तर व्यवहारवादी उपगम। समकालीन सिद्धांत में परंपरागत के आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को अपनाने का प्रयास किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत का विकास। राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु यूनानी राजनीतिक चिंतकों को माना जाता है। यूनानी दर्शकों व चिंतकों ने आदर्श राज्य की संकल्पना पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित किया। मध्ययुग में स्टैंड क्विनिस जैसे विचारकों ने राजाओं को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है, जिसकी पुष्टि हेगल के विश्वनात्मा के विचार में होती है। औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड व अमेरिका में संवैधानिक कानूनों के विकास पर जोर दिया जाने लगा। अब राज्य कानून, प्रभुसत्ता, अधिकार और न्याय की संकल्पनाओं के साथ साथ सरकार की कार्यविधि को भी परखने की चेष्टा की जाने लगी। यह प्रक्रिया 19वीं सदी के अंत तक प्रचलित रही। 20वीं सदी के आरंभ में राजनीतिक सिद्धांत को एक विस्तृत क्षेत्र माना जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक सिद्धांत निरंतर नई राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहा है। इसी कारण आज तक किसी ऐसे सर्वमान्य राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण नहीं हुआ है जो विश्व के हर भाग में अपनी उपबोधता सिद्ध कर सके। इसका प्रमुख कारण इस बात में निहित माना जाता है कि आधुनिक राजनीतिक विचार किसी भी राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करते समय प्लेटो व अरस्तू जैसी विश्व दृष्टि नहीं रखते। इसी कारण आज राजनीतिक सिद्धांत परिपक्व अवस्था में है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवादी क्रांति से पूर्ण प्रचलित विचार सामग्री राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन, विचारधाराओं तथा राजनीतिक विचारों के विश्लेषण को शामिल किया जाता है। राज्य की प्राकृतिक तथा उसका आधार, सरकार, कानून, नैतिकता, प्राकृतिक विधित, राजनीतिक संस्थाएं आदि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विकास में प्लेटो, अरस्तू, लॉक, हेगल, कार्ल मार्क्स तथा मोंटेस्क्यू आदि राजनीतिक विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राजनीतिक सिद्धांत तुलनात्मक प्रवृत्ति में समानता व अंतरों दोनों पर ध्यान दिया जाए, धुरी समानताओं को दूर रखा जाए, सादृश्यों व अन्यों में भेद बनाए रखा जाए, तुलनाओं के आधार पर ही निष्कर्ष बनाया जाए। सादृश्यों व अन्यों में भेद बनाए रखा जाए, तुलनाओं के आधार पर ही निष्कर्ष बनाया जाए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। राजनीतिक अध्ययन की अर्थशास्त्रीय प्रवृत्ति। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकारों का मानना है कि मानव व्यवहार विभिन्न तत्वों का सेट है। इसी संदर्भ में राजनीतिक विज्ञान भी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा मनोवैज्ञानिक आदि से प्रभावित होता है। किसी भी समाज की राजनीतिक व्यवस्था उसके व्यवहार को समझने के लिए उस समाज की आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों को भी समझना जरूरी है। ये विचार भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का भी पोषण करता है। परंपरागत सीमाएं छोड़कर अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक विद्वान अध्ययन की परंपरागत सीमाएं छोड़कर ही अपना कार्य करते हैं। राजनीतिक विद्वान अब तथ्य और घटनाओं को प्रत्येक क्षेत्र व विषय से ग्रहण करने से संकोच नहीं करते। इसी कारण आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अध्ययन मुक्ता के गुण से संबंधित है। राजनीतिक तथ्य और घटनाएं जहां भी उपलब्ध हो, चाहे वह समाजशास्त्र, धर्म या अर्थशास्त्र के विषय में हो अथवा व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और विश्व से संबंधित हो, अब राजनीतिक विज्ञान का विषय बन गया है। अब राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री की यही भावना रहती है कि वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करके ही आधारणात्मक आधार का सिद्धांत निर्माण का कार्य किया जाए। इंस्टन, डहाल, वेबर तथा अमेंडेंट आदि विद्वानों ने विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति का प्रयोग करके ही राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के प्रयास किए। इसी कारण इसे राजनीतिक सिद्धांत अधिकांश राजनीतिक
विद्वानों द्वारा मान्य है। अनुभाविक अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक विद्वान राजनीतिक विज्ञान को सुदृढ़ विज्ञान बनाने के लिए राजनीतिक तथ्यों से संकलन मापन व अध्ययन की नींव तकनीकें अपनाने पर जोर देते हैं। डेविड इंस्टन का जोर इसी बात पर रहा है कि राजनीतिक विज्ञान में खोज सुव्यवस्थित होनी चाहिए। यदि कोई सिद्धांत आंकड़ों पर आधारित नहीं है तो वह निरर्थक साबित होगा। इसलिए सभी व्यवहारवादी विद्वानों का वर्णनात्मक एवं अनुभवनात्मक अध्ययन पर जोर दिया है, जो परिवेशन, मापन, तार्किक युक्तियुक्ता आदि तकनीकों पर आधारित है। इससे व्यक्तिनिष्ठता की अपेक्षा वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया जाता है। लॉस वेल, चार्ल्स मरियम जैसे विद्वानों ने राजनीतिक से विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत दोनों को अनुभावित विधियों के आधार पर वैज्ञानिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसे मत, चुनावी आचरण आदि का संगठनात्मकारों व जातीय अध्ययनों द्वारा उचित अध्ययन करने व जनमत का पता लगाने में बड़ी सुविधा हुई है। मूल्य निरपेक्ष। बामन मूल्य निरपेक्ष अध्ययन अपने जीवन के आरंभिक काल में राजनीतिक सिद्धांतों में मूल्य की अपेक्षा की गई थी। व्यवहारवादी विद्वानों ने इस बात पर बल दिया कि शोधकर्ता को अनुसंधान में स्वयं के मूल्यों एवं अवधारणाओं से दूर रखा जाए ताकि अध्ययन पर उसकी व्यक्तिगत मान्यताओं व अवधारणाओं का प्रभाव न पड़ पाए। व्यवहारवादी लेखकों ने मूल्य निरपेक्ष राजनीतिक विज्ञान की अवधारणा पर बल दिया है। उन्होंने कही सच्ची चिंतन वही है जो अच्छे बुरे में भेद न करके यथावादी आंकड़ों व तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण व विश्लेषण में ही लगा रहता है। व्यवहारवादी चिंतकों ने बौद्धिक विपश्यता की आड़ में राजनीतिक सिद्धांत व राजनीतिक विज्ञान को कोरा सिद्धांतवादी बना दिया है। व्यवहारवादी विद्वानों ने सिद्धांत निर्माण करते समय शब्द की अपेक्षा करें अपने को मूल्य निरपेक्षवादी सिद्ध करने का प्रयास किया। राजनीतिक विद्वानों ने सिद्धांत शास्त्रियों को नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए। उसने यह भी कहा कि हम चाहे कितना भी प्रयास करें मूल्य से छुटकारा नहीं पा सकते। मूल्य हमारे व्यक्तित्व का अभिंग है। मानव होने के नाते हम अपने मनोभाव और अपनी पसंद नापसंद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इंस्टन की तरह ही क्लब्स ने भी मूल्यों के पूर्ण निर्माण पर जोर दिया है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री अब इसी बात पर जोर देते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन करते समय तथ्यों व आंकड़ों के साथ साथ मूल्य को भी महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। तथ्यों और मूल्यों को मिलाकर ही उपयोग राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों का कहना है कि आज परंपरागत अध्ययन की औपचारिक संस्था जैसे राज्य सरकार दल आदि का अध्ययन ही प्रत्येक नहीं है। रॉबर्ट डोहल और अमेड पावेल का मानना है कि सिद्धांत निर्माण व राजनीतिक विश्लेषण के लिए अर्थात राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने के लिए अनौपचारिक तत्वों के अध्ययन के बिना किसी भी सर्वव्यापक और सामान्य राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कर पाना असंभव है। इसलिए आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकारों ने जनमत, मतदान, आचरण, विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव व हित समूह आदि के अध्ययन पर भी जोर दिया है। समस्या समाधान का प्रयास। व्यवहारवादी के आगमन से पहले ऐसा लगता था कि राजनीतिक विज्ञान कोरा विज्ञानवाद बन जाएगा और इससे समस्याओं के समाधान की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद ने इस शंका को दूर करते हुए स्वयं को मूल्यों, नीतियों और समस्याओं से जोड़े रखा है। वह अपने विश्लेषण द्वारा राजनीतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाओं, राज्यसत्ता, व्यक्तिगत स्वतंत्र प्रभुसत्ता, न्याय समानता व लोकतंत्र
आदि को नए सिरे से परिभाषित करने के प्रयास करते रहे हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों ने उत्तर व्यवहारवाद की मदद से युद्ध और शांति, बेरोजगारी, सामाजिक परिवर्तन, असमानता, पर्यावरण और विकासवाद, प्रदूषण आदि समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने के प्रयास किए हैं। शोध्य एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों का मानना है कि शोध्य और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। इसी कारण आज राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री व राजनीतिक विद्वान वैज्ञानिक प्रवृत्ति के प्रयोग द्वारा साधारणीकरणों, व्याख्याओं एवं सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक व संवैधानिक प्रतिमानों को विकसित करना है। इसके लिए वह शोध्य व सिद्धांत में एक रूपता बनाए रखने का प्रयास करते हैं। शोध्य और सिद्धांत की एक रूपता के आधार पर ही आधुनिक राजनीतिक विद्वान घटनाओं और तथ्यों में संबंध स्थापित करके उनका विश्लेषण करते हैं। विकासशील सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अभी अपनी आरंभिक अवस्था में है। हमें आज ऐसा लगता है कि एक व्यापक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण हो चुका है, लेकिन यथा में ऐसा नहीं है। आज से जो अनेक राजनीतिक सिद्धांत विकसित या निर्मित हो चुके हैं, वह राजनीतिक सिद्धांत न होकर उपगम हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करने वाली परिधियाँ निश्चित हो चुकी है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत धीरे धीरे एकीकरण, प्रगति एवं समस्या की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए आधुनिक राजनीतिक निश्चित वह अपूर्ण अवस्था में है। इसमें विश्वसनीय व सत्यापित न्यायीकरणों की मात्रा बहुत ही सीमित है। अंत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत विकासशील अवस्था में है। स्वेच्छा एवं विकास के प्रति जागरूकता। आधुनिक राजनीतिक विद्वानों का एक ऐसा वर्ग भी है जो राजनीतिक विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाना चाहता है। इस वर्ग में स्टेन, हार्डल, कैंटीन आदि उच्च कोटि के राजनीतिक विद्वान आते हैं। इन विद्वानों की रुचि राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण, यथार्थ, विश्वसनीयता और व्यापकता में है। यह राजनीतिक विद्वान राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए जागरूकता का परिचय देते हुए राजनीतिक तत्वों और निष्कर्षों में एक क्रमबद्धता व संबद्धता लाना चाहते हैं। इसी कारण इन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का निर्माण किया है। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। राजनीतिक सिद्धांत में राज्य सरकार, शक्ति, सत्ता, नीति निर्माण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक दल, मताधिकार, चुनाव, जनमत, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अभियानवाद, राष्ट्रीय संबंध व संस्थाएं, क्षेत्रीय संगठन, नारीवाद आदि का अध्ययन किया जाता है। आज राजनीतिक सिद्धांत एक स्वतंत्र अनुशासन की दिशा में गतिमान है। राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता इस बात में है कि यह राजनीतिक विज्ञान के एक अनुशासन के रूप में परम आवश्यक है। इस विषय में एकीकरण, समग्र से परिपूर्ण कथनीयता एवं वैज्ञानिकता लाना एवं शोध्य संभावना निर्भर है। राजनीतिक सिद्धांत के उदारवादी दृष्टिकोण। उदारवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबरलिज्म का हिंदी अनुवाद है। इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबर्टी से हुई है। इस दृष्टि से स्वतंत्रता से संबंधित है। इस अर्थ में उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति की स्वतंत्रता का सिद्धांत। लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के लेबरीज शब्द से भी संबंधित माना जाता है। इस शब्द का अर्थ भी स्वतंत्रता से है। उदारवाद को परिभाषित करने से पहले यह जान लेना भी जरूरी है कि
अनुदारवाद उल्टा नहीं है, क्योंकि यह अनुदारवादी किसी भी प्रकार से परिवर्तन का तीव्र विरोध करते हैं, जबकि उदारवाद उन परिवर्तनों के समर्थक है जिनसे मानवीय स्वतंत्रता का पोषण होता है। उदारवाद के बारे में यह कहना भी गलत है कि यह व्यक्तिवाद है। 19वीं सदी के अंत जो उदारवाद और व्यक्तिवाद में कोई विशेष अंतर नहीं था तथा व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप न करने के सिद्धांत को उदारवाद कहा जाता है। लेकिन आज व्यक्ति की वजह समस्त समाज के कल्याण पर ही जोर देने के बाद उदारवाद का प्रमुख सिद्धांत। इसी तरह उदारवाद और लोकतंत्र भी समानार्थी नहीं है, स्वार्थी नहीं है, क्योंकि उदारवाद का मूल्य लक्ष्य स्वतंत्रता है जबकि लोकतंत्र का समानता है। सत्य तो यह है कि उदारवाद का संबंध स्वतंत्रता से है जो बहुआयामी होता है, अर्थ इसका संबंध जीवन के सभी क्षेत्रों से होता है। उदारवाद को परिभाषित करते हुए मैकगवर्नर ने कहा है, राजनीतिक सिद्धांत के रूप में मैं उदारवाद को पृथक तत्वों का मिश्रण है। उनमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद है। डेरी थिएटर के अनुसार स्वतंत्रता उदारवाद का सार है। स्वतंत्रता का विचार इतना महत्वपूर्ण है कि उदारवाद की परिभाषा सामाजिक रूप से स्वतंत्रता का संगठन करने और इसके निहितों का अनुसरण करने के प्रभाव के रूप में की जा सकती है। लेरार्ड लाक्सी के अनुसार उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं बल्कि दिमाग से रहने वाली एक आदत अर्थात चित्त प्राकृतिक है। डॉक्टर आशिक वर्धनम के अनुसार उदारवाद एक क्रमबद्ध विचारधारा न होकर किसी निर्देशित युग में कुछ देशों में व्यक्त की गई विभिन्नतापूर्ण तथा परस्पर विद्रोही चिंतन धाराओं से युक्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति मात्र है। उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं, मान्यताएं एवं सिद्धांत। मानवीय स्वतंत्रता का समर्थन। उदारवाद मानवीय स्वतंत्रता को बढ़ाना चाहता है। उदारवाद की प्रमुख मान्यता यह है कि स्वतंत्र युक्त का जन्म सिद्धांत अधिकार यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का निरपेक्ष समर्थन करता है। इसका मानना यह है कि मनुष्य ने विवेक के अनुसार कार्य करने व आचरण करने के लिए स्वतंत्र है। इसी कारण उदारवाद जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्ण व्यक्तिक स्वतंत्रता का समर्थन है। मानवीय विवेक में आस्था। उदारवादी विचारक व मानवीय विवेक में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य ने अपने विवेक से ही असंभव से लेकर आज तक जटिल सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं तकनीकी परिस्थितियों के बीच विकास एवं मानवता का मार्ग निर्धारित एवं विकसित किया है। मनुष्य ने अपने विवेक के बल पर ही स्थापित परंपराओं का आधुनिकीकरण करने की बजाय पूर्ण जागरण का सूत्रपात किया है। उनके अप्रासंगिक मान्यताओं की जड़ता से मुक्त होने की मानवीय चेतना के चलते ही स्वतंत्र चिंतन का विकास किया है। मनुष्य ने सदैव ऐसे विचार को ही महत्व दिया है जिसकी उपयोगिता बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरती हो। मनुष्य ने ऐसे विचार को छेड़ने में कोई संकोच नहीं किया है जिनकी उपयोगिता बुद्धि से परे हो। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा। विश्वास। उदारवादियों का मानना है कि जीवन, संपत्ति एवं स्वतंत्रता के अधिकार पर प्राकृतिक अधिकार है। स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्तिक, नागरिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि समस्त प्रकार की स्वतंत्रताएं शामिल है। हाउसेन अपनी पुस्तक लिबरलिज्म ने 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया है। हॉक्स का कथन है कि ये सभी स्वतंत्रताएं व्यक्ति के व्यक्तित्व
के विकास के लिए औत्सुक महत्व की है। उदारवादियों का कहना है कि नागरिक के रूप में व्यक्ति के साथ किसी अन्याय व्यक्ति का सत्ता को मानना आचरण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हाउस तो अंतर्राष्ट्रीय मसलों में भी स्वतंत्रता की बात करता है। उदारवादियों के प्राकृतिक अधिकारों का तख्त को इस बात को समर्थन मिल जाता है कि आज सभी प्रजातंत्रीय देशों में मौलिक अधिकारों को विधित के अधीन संरक्षण प्रदान किया गया है। इतिहास तथा परंपरागत का विरोध। उदारवाद ऐसा परंपराओं और ऐतिहासिक तथ्यों का विरोध करता है जो विवेकपूर्ण नहीं है। मध्य युग में उदारवादियों ने उन सभी धार्मिक परंपराओं का विरोध किया था जो सभी के विशेष अधिकार की पोषण थे। उदारवाद का उदय भी मध्ययुगीन सामाजिक व्यवस्था, राज्य व चर्चा निरंकुश सत्ता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। उदारवादियों का मानना है कि प्राचीन व्यवस्था और परंपराओं ने व्यक्ति को पंगु बना दिया है। इसलिए उदारवादी विचारक पुरातन व्यवस्था के साथ परंपरा युग नवीन समाज का निर्माण करने की वकालत करते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका की क्रांतियाँ इसी का उदाहरण हैं। धर्मनिरपेक्ष में विश्वास। उदारवाद धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण समर्थन है। उदारवाद का जन्म ही मध्य युग में रोमन कैथोलिक चर्च के निरंकुश धार्मिक आधिपत्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया के कारण हुआ था। उस समय चर्च के राजा दोनों व्यक्ति धार्मिक अंधविश्वासों की आय लेकर अत्याचार करते थे। चर्च और राजसत्ता के गठबंधन ने व्यक्ति को महत्वहीन बना दिया था। इसलिए उदारवाद की वकालत करने वाले सभी समाज सुधारकों ने विचारकों ने धार्मिक अंधविश्वासों के पास से व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत का प्रचलन किया। मैकियावेली, बोधा और हॉक्स जैसे विचारकों ने धर्म और राजनीतिक में अंतर का समर्थन किया। इसी सिद्धांत पर चलते हुए आज उदारवाद विचारक इस बात के प्रबल समर्थक है कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और व्यक्ति को धार्मिक मसलों में पूरी छूट मिलनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में यद्भावनम अथवा हस्तक्षेप की नीति का समर्थन। उदारवादियों का मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करने की छूट दी जानी चाहिए। उसका मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में समाज और राज्य की ओर से व्यक्तियों को उद्योगों और व्यापार में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को इस बात की पूरी छूट मिलनी चाहिए कि अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय करे और उसमें पूंजी लगाए। व्यवसाय के समर्थन में राज्य को चिंता नहीं करनी चाहिए। राज्य को संरक्षण की प्रवृत्ति से दूर ही रहना चाहिए। राज्य का दृष्टिकोण भी संपत्ति के अधिकार के बारे में निरपेक्ष ही होना चाहिए। समाज की सत्ता को आर्थिक उत्पादन, वितरण, विनिमय आदि का नियमन नहीं करना चाहिए और ना ही वस्तुओं के मूल्य निर्धारण या बाजार नियंत्रण आदि में कोई हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन आधुनिक समय में समाजवाद की बढ़ती लोकप्रियता ने उदारवाद की मान्यता को गहरा आघात पहुंचाया है। समसामाजिक उदारवादी विचारक राज्य के कल्याणकारी विचारक को समर्थन बनाने के लिए अब राज्य के अधीन क्षेत्र में हस्तक्षेप की बात स्वीकार करने लगे हैं। अंत आधुनिक उदारवाद में आर्थिक क्षेत्र में यथाभव्यम नीति का सिद्धांत ढीला पड़ता जा रहा है। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन। उदारवादी लोकतंत्र के प्रबल समर्थन है। उदारवाद की विचारधारा अपने जन्म से ही उसी विचार प्रतिपादन करती आई है कि स्वतंत्रता व उसके अधिकारों की रक्षा की सर्वोत्तम उपाय यही है कि शासन की शक्ति जनता के हाथों में हो तथा कोई व्यक्ति या वर्ग जनता पर मनमाने ढंग से शासन ना करे। लोग प्रभुसत्ता के सिद्धांत के मूल रूप में
भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का ही विचार निहित है। उदारवाद की मूल मानवीय इस बात का समर्थन करती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लोग प्रभुसत्ता पर आधारित लोकतंत्रीय शासन प्रणाली ही उचित शासन प्रणाली है। इंग्लैंड, फ्रांस व अमेरिका की क्रांतियों का उद्देश्य भी राजसत्ता लोकतंत्रीयकरण करवा रहा है कि ताकि मानव की स्वतंत्रता में वृद्धि हो सके। आज भी उदारवाद के समर्थक साम्यवादी और अधिनायकवादी शासन प्रणालियों का विरोध करते हैं यदि उनसे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई आँच आती है तो तथा लोक प्रभुसत्ता पर आधारित प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली को हानि होती है। अधिकार उदारवादी आज लोकतंत्र के आधार स्तंभों निर्वाचित सदन, वैक्सीय मताधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता एवं स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की वकालत करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था का समर्थन। उदारवाद के आरंभिक काल में उदारवादी विचारक व समर्थन मानव जीवन के राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते थे। उनका मत था कि व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप अनुचित है, वह मानवीय स्वतंत्रता पर कुलाड़ाघात करने वाला है। राज्य के कार्यों और उद्देश्यों के प्रति उदारवादियों का दृष्टिकोण लंबे समय तक नकारात्मक ही रहा, लेकिन वर्तमान समय में उदारवादियों का पूरा दृष्टिकोण बदल चुका है। अब सभी उदारवादी यहाँ बात स्वीकार करने लगे हैं कि आज का उद्देश्य सामान्य कल्याण की साधना करना है। राज्य का उद्देश्य या कार्य किसी व्यक्ति या वर्ग विशेषता की सीमित न होकर संपूर्ण मानव समाज के हितों के पोषण है। राज्य की यह संस्था है जो परस्पर विद्रोही हितों में सामंजस्य स्थापित करने सामान्य कल्याण में वृद्धि करता। आधुनिक उदारवादी आज के समय में लोक कल्याणकारी राज्य के विचार के प्रबल समर्थक है। समाजवाद के विकास से इस विचार को प्रबल समर्थन मिला है। इसी कारण आज की सरकारें लोक कल्याण के लिए ही कार्य करती देखी जा सकती है। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत का समर्थन। उदारवाद निरंकुशतावाद के किसी भी सिद्धांत को प्रबल विद्रोही है। उदारवादियों को आरंभ से ही साम्राज्यवाद का भी प्रबल विद्रोह किया है। उदारवाद की प्रमुख मान्यता ये है कि प्रत्येक देश का शासन उस देश के निवासियों की इच्छा से ही संचालित होना चाहिए, इसे ही व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रह सकती है। अंत उदारवाद राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रबल समर्थक है। ये स्वशासन के सिद्धांत का ही समर्थन करता है। व्यक्ति संदेह तथा राज्य साधन। उदारवादी विचारक व समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति अपने हितों का निर्णय कहे है। मनुष्य अपने जीवन के हर कार्य में प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र है। इसी आधार पर ये एक बांधे है। राज्य तथा अन्य संस्थाएं उसके विकास का साधन है। आधुनिक उदारवादी विचारकों ने व्यक्ति और राज्य के बीच की खाई को कम करना शुरू कर दिया है। आधुनिक उदारवाद व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने की वकालत करता है। संवैधानिक शासन का समर्थन। उदारवाद विधि के शासन को उचित महत्व देता है। उदारवादियों का मानना है कि विधि के शासन के अभाव में व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है और समाज आज अराजकता फैला जाती है। इससे बलवान व्यक्ति के हितों का ही पोषण होने की प्रवृत्ति बन जाती है। इसलिए उदारवादी समिति सरकार तथा कानून के शासन को उचित महत्व देते हैं। उदारवाद के समर्थक चाहे वे 19वीं सदी के हो या वर्तमान सदी के, सभी संवैधानिक शासन को ही मान्यता देते हैं। विश्व शांति में विश्वास। सभी उदारवादी विचारक विश्व बंधुत्व की भावना का प्रबल समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि विश्व समाज
के विकास से ही प्रत्येक देश का भला हो सकता है। इसलिए वह एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की अखंडता व सीमाओं का आदर करने की बात पर जोर देते हैं। उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति प्रयोग के किसी भी रूप का विरोध करते हैं। इसी आधार पर उदारवादी विश्व शांति के विचार को व्यवहारिक बनाने पर जोर देते हैं। दोस्तों ये पर्सन पूरा हुआ, हम आपको लेंगे नेक्स्ट पर्सन में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।